नमस्कार, आप देख रहे हैं 6 बजे की ब्रेकिंग। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। हम हाजिर हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक की और पहली ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई है। शिवसेना के विधायक रविंद्र फाटक जो मिलिंद नार्वेकर के साथ मिलकर सूरत में विधायकों को मनाने गए थे, उन्होंने ही एकनाथ शिंदे गुट मनाने में कामयाब रहा और रविंद्र फाटक अब गुवाहाटी जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब पहले दिन उद्धव ठाकरे ने 2 दूत भेजे थे तो उसमें मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक उसका नाम शुमार था। इन दोनों नेताओं ने वहां जाकर के सूरत में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और अब रविंद्र फाटक खुद गुवाहाटी जा रहे हैं। ऐसे में रविंद्र फाटक को एकनाथ शिंदे गुट मनाने में कामयाब रहा है। शिवसेना के 2 और विधायक टूटे हैं और ऐसे में 2/3 का आंकड़ा पहले ही पार बताया जा रहा था और अब उसमें और इजाफा होता जा रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, शिवसेना को उसका अहंकार ले डूबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान से शिव सैनिक नाराज थे और शिव सैनिकों ने सही फैसला लिया है। किसी भी क्षेत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं है और ये उनके अहंकार के कारण सब कुछ हुआ है। अहंकार टूटा है। डेमोक्रेसी में विनम्रता बहुत ज़रूरी है। विनम्रता से और सबका सम्मान करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का उपयोग करें तो कोई जनता माफ़ नहीं करती और शिवसैनिकों ने भी उसका विरोध किया है और शिवसैनिकों ने कहा कि हम बाला साहब के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। वो पार्टी बाला साहब के पदचिन्हों से भटक गई थी। तो मुझे लगता है कि जो शिवसेना के हीरो जाने जाते थे वो तो जीरो हो गए और वास्तव में जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, उन लोगों ने अपनी संगठन क्षमता का प्रदर्शन करके अहंकार को चोट पहुंचाई। क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है शिवसेना के बागी विधायकों के साथ? देखिए, अभी इस बारे में कोई विचार नहीं है क्योंकि ये सारा निर्णय करने का काम बागी विधायकों का है कि उन्हें आगे क्या करना है। वो अपना निर्णय लेंगे। संजय राउत कह रहे हैं सर कि उद्धव ठाकरे वर्षा बंगले में यानी सीएम हाउस में दोबारा आएंगे और 21 विधायक गुवाहाटी से उनके संपर्क में दोबारा आएंगे। अब देखिए, संजय राउत की बातों का कोई मतलब ही नहीं है। वो जिस प्रकार की बकवास करते हैं तो उससे उनका चेहरा उजागर हो गया है। संजय भी एक वजह नहीं है साहब? संजय ही है वजह। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी दफ्तर से। रविंद्र, बीजेपी को अब कहीं ना कहीं शिवसेना के जो कटु वाक्य थे, जो कड़े हमले थे, उनका जवाब देने का मौका मिल चुका है। बिल्कुल, संजय राउत का ट्वीट हो या फिर उनका जो बयान आते रहता था, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ तो बोलते ही रहते थे। ऐसे में जो भी बगावत हुआ या बागी हुए हैं तो बीजेपी को मौका मिला है और आप देखिए कि उद्धव ठाकरे के ऊपर हमला न करके सीधे संजय राउत के ऊपर हमला किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी नेताओं का यह मानना है जो शिवसेना से गठबंधन टूटा था या शिवसेना बाहर होकर महाअघाड़ी में गई, वहां सरकार बनाई, उसमें संजय राउत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने ही बीजेपी से उद्धव ठाकरे को दूर किया था। तो कहीं ना कहीं यह मौका मिला है बीजेपी को कि संजय राउत को ही इस सब का विलेन घोषित कर दिया जिससे कि शिवसेना में उनकी पोजीशन खराब हो। ठीक है, बिल्कुल संजय राउत के ऊपर ही अब जो है कहीं ना कहीं निशाना साधा जा रहा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, एनसीपी विधायक देवेंद्र भुयर का बड़ा दावा, उन्हें भी मंत्री पद का ऑफर मिला था। कुछ दिन पहले मेरे पास कॉल आई थी, गुवाहाटी जाने की शर्त रखी गई थी, लेकिन हम पवार जी के साथ खड़े हैं। तो पवार के साथ वफादारी दिखाते हुए एनसीपी विधायक का बयान सामने आया है कि उन्हें भी मंत्री पद का ऑफर मिला था, लेकिन गुवाहाटी आने की शर्त रखी गई थी, लेकिन हम पवार जी के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, उनका सभी लोगों से, सभी जितने भी निर्दलीय विधायक है उनको कॉल करना चालू है, उनका बुलाना चालू है। हमारे जो कुछ निर्दलीय विधायक है हमारे विदर्भ के, वो भी लोग गए हैं। मगर मैं पहले दिन से एनसीपी के साथ में जुड़ा हूँ, डीसीएम साहब के साथ में जुड़ा हूँ। मैं 100% कोई भी हालत में नहीं जाऊँगा। आपको कॉल आया था, क्या कहा गया था? कॉल आया था, आपको क्या? उन्होंने सभी बातें, कुछ मंत्री पद भी देने के लिए वो तैयार है, कुछ जो पद चाहिए वो सब पद देने के लिए तैयार है। मगर उनका कहना है कि आप गुवाहाटी आइए, हम गुवाहाटी नहीं जाएंगे। महाविकास आघाड़ी आदरणीय पवार साहब ने यहाँ पे खड़ी कर रही है, 3 पक्ष लेके निर्दलीय साथ में लेके उनके साथ में हम रहेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शिंदे गुट सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। अलग गुट बनाने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष से संपर्क किया गया है और प्रस्ताव में गुट के सभी विधायकों के दस्तखत के साथ लेटर भी भेजा जा चुका है। विधानसभा अध्यक्ष नहीं है महाराष्ट्र में, लिहाजा विधानसभा उपाध्यक्ष को यह खत भेजा गया है, लेटर भेजा गया है, जिसमें सबके सिग्नेचर
मेंशन किए हुए हैं। सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ा है शिंदे गुट और अब अलग तरीके से अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जाए, इसके लिए उसने विधानसभा उपाध्यक्ष से संपर्क किया है। वैदेही काणेकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैदेही, विधानसभा उपाध्यक्ष से संपर्क किया है एकनाथ शिंदे गुट ने, क्या अपडेट? जी बिल्कुल चंदन, हमने देखा है कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो अभी पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्योंकि शिवसेना से काफी सारे विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए हैं और अब ये एक अपना अलग गुट बनाने के लिए पूरी तरह से जो है वो तैयार है। एक तरफ हम देखें तो विधानसभा अध्यक्ष तो है नहीं, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल जो है, जो राष्ट्रवादी के हैं, उनसे संपर्क किया गया है और संपर्क के तौर पर उनको एक लेटर भी भेजा गया है जिसमें सारे विधायकों की सिग्नेचर है और हम इस अलग गुट के लिए तैयार हैं। ठीक है, अश्विन पांडे भी हमारे साथ हैं। अश्विन, लेटर के जरिए विधानसभा उपाध्यक्ष से संपर्क किया गया है, क्या रुख रह सकता है विधानसभा उपाध्यक्ष का? क्योंकि पहले वो ये कह रहे थे कि जैसे नितिन देशमुख का सिग्नेचर किया हुआ था, लेकिन वो तो वापस लौट आए। ऐसे में आगे हमें सोच समझ के 1-2 दिन का वक्त लगेगा, तो ऐसे में अब विधानसभा उपाध्यक्ष का कोई इसमें रिएक्शन अभी आया है क्या? जी देखिए, विधानसभा उपाध्यक्ष की तरफ से रिएक्शन नहीं आया, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से विधानसभा के डिप्टी स्पीकर से संपर्क किया गया है। विधायकों की हस्ताक्षर की हुई जानकारी और लेटर उन्हें दिया गया है नए गुट को लेकर, और इसी को लेकर लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि जो सह्याद्री पर बैठक हो रही थी कांग्रेस की, वो बैठक खत्म हो चुकी है। अशोक चौहान इस वक्त बात करने के लिए बाहर आए हैं, आपको तस्वीर दिखाता हूं। अशोक चौहान इस वक्त बाहर आए हैं बात करने के लिए। अशोक चौहान और बाकी नेताओं की बैठक इसलिए हो रही थी क्योंकि जिस तरह से संजय राउत ने कहा था कि वो महाविकास आघाड़ी से बाहर आ सकते हैं। आप देखिए, अशोक चौहान बोल रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि वो क्या बोल रहे हैं आप तक पहुंचाएं। जी, कोशिश करता हूं मैं। मराठी बोले तो हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें आप। जी, अशोक चौहान बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री। पक्षाचे जे प्रभारी आहेत एच.के. पाटील, नाना पटोले, CLP लीडर बाळासाहेब थोरात, नितीन राऊत, सुनील केदार अशी एक बैठक विचार विमर्श सुरू आहे। देखिए, हमारा सर, सरकार सुरक्षित है क्या? सर, सरकार सुरक्षित है क्या, ये बताइएगा। देखिए, कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जब महाविकास आघाड़ी का गठबंधन तय हुआ करना, उस वक्त कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत शामिल हुई थी। आज भी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में समर्थन अभी भी जारी है और कांग्रेस का समर्थन महाविकास आघाड़ी को अभी भी कायम है। सर, सवाल है कि संजय राउत बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, अगर शिवसेना के विधायक साथ में आते तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करेगी? संजय राउत ऐसा कह रहे हैं, उस पर क्या करेंगे सर आप? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि उस वक्त जो फैसला हुआ था महाविकास आघाड़ी का गठबंधन स्थापन करने का, वो भी भाजपा को रोकने के लिए ये प्रस्ताव सामने आया और तब महाविकास आघाड़ी बनी। ये मैं खास तौर पर आज याद दिलाना। सर, एकनाथ शिंदे ने लेटर लिखा है डिप्टी स्पीकर को सभी विधायकों के हस्ताक्षर करके नया गठ बनाने को लेकर, इस पर क्या जानकारी है? ये बोला है इसके बारे एक बात सुनिए, डिप्टी स्पीकर को जो लेकर, देखिए, मुझे इसके बारे मला यातले हिंदी कंटिन्यू रखिएगा। बोले सर। काँग्रेसचा महाविकास आघाडीला पाठिंबा कायम आहे। 2019च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिघांनी मिळून महाविकास आघाडी स्थापन केली होती आणि त्यावेळेस जी परिस्थिती होती त्याच परिस्थितीला अनुसरून। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक खत्म होने के बाद ये अशोक चौहान की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस MBA महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है और 2019 में जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाने की बात हुई थी उसका हम अभी भी हिस्सा हैं। और उन्होंने संजय राउत के बयान पर कोई भी रिएक्शन देने से इनकार कर दिया है। साथ ही एकनाथ शिंदे की ओर से जो चिट्ठी भेजी गई है उस पर भी कोई रिएक्शन देने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से सीधा सपाट जवाब यह दिया गया है कि हम महाविकास आघाड़ी का हिस्सा हैं और
शिवसेना को फिलहाल समर्थन दे रहे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें इससे पहले, आज संजय राउत ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि विधायक वापस लौटे तो उनकी मांग पर विचार किया जा सकता है। मांग यह थी विधायकों की कि महाविकास अघाड़ी से बाहर आए और ऐलान करें कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और ऐसे में अब ट्वीट किया है उन्होंने कि बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है। संजय राउत का ट्वीट, चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता है, पर चर्चा हो सकती है, घर के दरवाजे खुले हैं तो जंगल क्यों भटकता है, आइए गुलामी के बजाय स्वाभिमान से फैसला करें, जय महाराष्ट्र। तो एक बार फिर से शायराना अंदाज में संजय राउत, और आज दिन में उन्होंने कहा था कि अगर वापस आते हैं विधायक तो उनकी मांगों पर विचार किया जा सकता है महाविकास अघाड़ी से बाहर जाने का। वैदेही काणेकर हमारे साथ बनी हुई है। वैदेही, बड़ा बयान ये कहकर सबको चौंका दिया संजय राउत ने कि विधायकों की मांग पर विचार किया जा सकता है। ये सिर्फ वापस बुलाने की सियासी चाल है या वाकई शिवसेना इस पर विचार कर रही है? जी बिल्कुल, देखें तो फिलहाल संजय राउत, इनके विधान जो है वो पिछले 2 दिनों से कुछ अलग अलग है। उन्होंने कल बोला था कि जिस तरह से हम फिलहाल की परिस्थिति है, हम सरकार से बाहर आ सकते हैं, ये सरकार जो है वो कभी भी गिर सकती है, ऐसा भी बयान उन्होंने किया था। उसके बाद में आज उन्होंने बयान किया है कि जो विधायक नाराज है वो वापस आ जाए, उनकी जो मांगे हैं उन पर हम विचार करेंगे। और उनकी मांगे तो जायज़ है क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा 2019 के इलेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण था। जिस इलेक्शन जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना और बीजेपी ने एक साथ लड़ी थी, और उसी मुद्दे को पीछे छोड़कर शिवसेना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करके महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जो है वो विधायकों के बीच में वैदेही, विधायकों का छोड़ करके जाना लगातार बना हुआ है। रविंद्र फाटक जो 2 दिन पहले तक दूत हुआ करते थे, अब वो भी बागियों के खेमे में जा चुके हैं। तो ऐसे में एक चीज साफ है कि उद्धव ठाकरे की ओर से जो बयान दिया गया था कल, उसका इमोशनल असर कुछ नहीं हुआ है, और बल्कि विधायक जो है छोड़ करके कैंप भागने लगे हैं। जी बिल्कुल, अगर हमने देखा है कि रविंद्र फाटक वो है जो एकनाथ शिंदे के काफी नजदीक है, उनके साथ उन्होंने काम किया है, और शुरुआती तौर पर जो है वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो है वो काफी नजदीक माने जाते थे। लेकिन अभी जो ग्रुप एकनाथ शिंदे ने क्रिएट किया है, विधायक उनके साथ काफी बड़े पैमाने पर है, और उन्हें मनाने के लिए एकनाथ शिंदे, ठीक है, यहां से भगदड़ जारी है और वहां से शक्ति प्रदर्शन लेटर भी भेज चुके हैं एकनाथ शिंदे। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र में सियासी संकट पर बोलते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एमवीए मजबूत सरकार है, मजबूती से चल रही है और उसे अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी उन्हें नंबर चाहिए, इसलिए वो सरकार को गिरा रहे हैं। खड़गे ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में गड़बड़ हो रहा है और वहाँ की सरकार गिराने के लिए बीजेपी की सरकार बहुत कोशिश कर रही है। बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में नॉन बीजेपी कोई भी गवर्नमेंट अस्तित्व में न रहे, ये उनका इरादा है। इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न भी ये है कि अब प्रेसिडेंट चुनाव भी होने जा रहे हैं और उनको नंबर की भी जरूरत है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना है कि बीजेपी शिवसेना महाविकास अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त की तस्वीरें, नाना पटोले मीडिया से बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष यहां पर बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। नाना पटोले, जिनका आपसे थोड़ी देर पहले संजय राउत के बयान पर यह सामने आया था कि अगर शिवसेना अलग किसी पार्टी से गठबंधन करना चाहती है, उससे कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है। और इस बीच अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस बार बार यह कह रही है कि बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। अश्विन, जी देखिए, नाना पटोले बाहर आए हुए हैं, साथ ही बाला साहब थोरात हैं, इसके अलावा नितिन राउत जो ऊर्जा मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो पहुंचे हुए हैं और ये बात करना चाह रहे हैं। जो भी बैठक में बातें तय हुई वो बताना चाह रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले अशोक चौहान बाहर आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि महाविकास आघाड़ी का उनका समर्थन जारी रहेगा। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उसके तहत जो है जस की तस स्थिति है, यानी कि कांग्रेस
अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त है, वो महाविकास आघाड़ी के साथ रहेगी। लेकिन एक बात साफ है कि ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है। जिस तरह से जो एक नया गुट बनाने के एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया है डिप्टी स्पीकर के सामने, ऐसे में ये काफी दिक्कत इस वक्त सरकार के सामने है। हालांकि अल्पमत के सवाल पर जब हमने पूछा कि आपकी सरकार जो है अल्पमत में है, तो उनका कहना था कि गुवाहाटी में बैठकर अल्पमत कोई डिसाइड नहीं करेगा, वहां पर बैठने की बजाय उन्हें आकर यहाँ बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, जब नाना पटोले मीडिया को संबोधित करेंगे तो हम जरूर सुनाएंगे अश्विन की क्या कह रहे हैं वो। इससे पहले उन्होंने क्या बताया था, शिवसेना किसी और के साथ गठबंधन करना चाहती है तो कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेगी और अगर शिवसेना किसी और के साथ गठबंधन करना चाहती है तो उसमें कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। महाविकास आघाड़ी के साथ तो कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि अगर शिवसेना अलग होना चाहती है महाविकास आघाड़ी से तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जो कि थर्ड जूनियर पार्टनर थी, कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में शिवसेना और एनसीपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी, और ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि महाविकास आघाड़ी से के टूटने से क्या वाकई कांग्रेस को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तीसरे पार्टनर की हो गई थी और सारी की सारी जो है पावर वो कहीं ना कहीं शरद पवार के पास थी। और ऐसे में कांग्रेस इस मामले में लगातार यह कह रही है कि अगर शिवसेना अलग जाना चाहती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। संजय राउत के बयान पर एनसीपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी से ताजा मामले में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। तो एनसीपी की ओर से तल्ख बयान दिया गया है। जिस तरह से संजय राउत ने कहा कि विधायक वापस लौटे, उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और उनकी सबसे बड़ी मांग तो यही है कि महाविकास आघाड़ी से बाहर आए शिवसेना। और इस पर एनसीपी नेता जयंत पाटिल का कहना है कि उनकी पार्टी से ताजा मामले पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। आपको यह भी बता दें कि शरद पवार इस पूरे संकट को शिवसेना का आंतरिक मामला बता करके उद्धव ठाकरे को इससे निपटने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में जल्द ही नई सरकार बन सकती है। 6 बजे की ब्रेकिंग, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से 4 से 5 दिन में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। रविंद्र, बहुत बड़ा अपडेट महाराष्ट्र के मामले में। जिस तरह से आज खबर आई थी कि बीजेपी सरकार बनाने की कवायद कर रही है, उधर एकनाथ शिंदे ने अलग गुट के लिए अपनी पावर स्ट्रेंथ दिखा दी है, तो माना जाए कि अब नई सरकार का गठन ये दोनों मिलकर कर सकते हैं। चंदन, समझना वाली बात होगी, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे, जो भी इसके रणनीतिकार हैं, वो दो तरफ से इसके लगे हुए थे। एक तो कि शिवसेना का जो 2 से 3 2 तिहाई बहुमत से जो 38 की संख्या लगभग होती है, 37-38, उतने विधायक टूट जाए और सिग्नेचर करे हो कि हम अलग गुट बनाना चाहते हैं, और वो सिग्नेचर करके भेज दिया गया है डिप्टी चेयरमैन के पास, और यही पत्र अब जाएगा राज्यपाल के पास भी जाएगा। दूसरी बात है कि 7 से 8 जो निर्दलीय साथ में है, तो ये 145 से बहुत ज्यादा संख्या हो, बहुमत से ज्यादा संख्या हो, वो भी रणनीति बनाई जा रही थी। यानी दोनों रणनीति में बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे हो, वो सफल हुए। अब मैं बता रहा हूं आपकी, आखिर पत्र भेज दिया गया और दूसरी जो प्रक्रिया होने वाली अभी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल, चूंकि कोरोना पीड़ित है, उनसे संपर्क साधा जाएगा, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वो कल हो सकता है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा प्रूफ के रूप में कि 38 विधायक शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ है और निर्दलीय जितने भी हैं वो शिवसेना या बीजेपी को समर्थन करने के लिए है तैयार। ठीक है, तो पुख्ता काम करने की पहले रणनीति बनाई गई कि इस बार किसी भी तरह की फजीहत ना हो, जैसा कि अजित पवार के साथ सरकार बनाने के मामले में हुआ था। इस बार नंबर पूरी तरह से सुरक्षित कर लिए गए हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। मध्ये घेऊन गेले आणि या पद्धतीनं राज्याचं नुकसान करण्याची भूमिका जी भाजपची आहे ते स्पष्ट येते। आकडे अजूनही उद्धव ठाकरेंच्या सरकारच्या बाजून आहेत। 24 तासाचा अल्टिमेट संजय राऊतांना दिलेला आहे। संजय राऊतांना 24 तासाचा अल्टिमेट दिलेला आहे। मैं एक बार मराठी बोल के मैं हिंदी बोलता हूँ।
मैं भाजपा को आह्वान करता हूं, अगर महाराष्ट्र में अल्पमत में सरकार आई है तो उन्हें नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, बात करना चाहिए कि एक्चुअली ईडी का डर बताकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने का जो काम बीजेपी सरकार केंद्र के माध्यम से कर रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.